जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, जिसमें वो प्रश्नों को शामिल किया है हमने जो बार बार यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे गए, अर्थात सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को संग्रह है यह प्रैक्टिस सेट। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, यह इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य है। तो देखिए, सीधा सीधा इस प्रश्न का कहना है कि उस्ताद बिंदा खान जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो उस्ताद बिंदा खान जो है वह सारंगी से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो सारंगी बजाने वाले कुछ और महत्वपूर्ण हैं जो यूपी पुलिस ने पूछे हैं। तो पंडित राम नारायण, आतिक अली, शामरी खान, संतोषी मिश्रा, इन सभी जो हैं ये महत्वपूर्ण सारंगी वादक हैं, प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जा सकता है? तो बहुकारक का सिद्धांत जो है वो जो है नेतृत्व का सिद्धांत संपूर्ण और वैज्ञानिक माना जा सकता है। जो बहुकारक, जो कि ऑप्शन बी में है, जो कि ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? भारत का ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, वो कौन सा हवाई अड्डा है? ग्वादर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लुधियाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां पर कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा और निर्माणाधीन है। तो इसके बाद जो है यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएंगे, यानी कि इसके बाद 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राज्य, सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? भारतीय नौसेना प्रश्न नंबर 4 कहता है भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो एडमिरल जो होता है वह सब नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। कौन? और जो कि एडमिरल जो है ऑप्शन सी में है। और आप देख ही लीजिए, इसे एडमिरल को और क्या कहा जाता है? चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ भी इसी को कहा जाता है, एडमिरल को। और यदि तो आप ये भी बता दीजिए, नौसेना का वो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? कहेंगे आप कि नौसेना का मुख्यालय जो है वो सर दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो देखिए, इस जो बांटा जाता है, इस कमान का अधिकारी कौन होता है? अधिकारी इस कमान का अधिकारी होता है वाइस एडमिरल। वाइस सर्वोच्च होता है एडमिरल, और केवल अधिकारी जो कमान का अधिकारी, जो पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी बताया, उसका उस कमान का अधिकारी कौन होता है? वाइस एडमिरल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एडमिरल। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की? तो देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद के निमंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की। और इनके साथ साथ कौन था? तो देखिए, इनके साथ साथ भी और लोग भी थे। इनकी पत्नी, जिनका नाम था सविता कोविंद, और पुत्री स्वाति कोविंद भी थी इस यात्रा में। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सविता कोविंद, और पुत्री का नाम स्वाति कोविंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा?
तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पूरा दिख जा भाई साहब ऑप्शन। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था। 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है। तो देखिए आपको हम बता दें 11 सूत्रीय 11 सूत्री मांगे क्या क्या थी। तो देखिए अब इसमें 11 बताना उचित नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत है। इसमें से जो 11 मांगे की थी गांधी जी ने, उसमें से ये नहीं था, बाकी ये दो थे। यानी कि भू राजस्व पर 50% की कमी करना और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देना, जो कि ऑप्शन बी में है, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन क्या होता है। दक्षिणी गोलार्ध का जो है वह सबसे छोटा दिन होता है, कौन होता है। देखिए दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है 21 जून, जो कि उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक बड़ा दिन यही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 क्या है। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास यह केवल शक्ति होती है। किसके पास। भारत के राष्ट्रपति के पास ही यह शक्ति होती है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है। सॉरी प्रश्न नंबर 30 नहीं, यहाँ पे 30 नवंबर लिखा, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर कौन सा है। प्रश्न नंबर 9 है, लिखा है 30 नवंबर 21। मैंने इसको ही देख लिया, आगे नहीं देखा। लिखा 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान पर किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ, यानी कि प्रथम नंबर पर कौन महिला आई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब है। निर्मला सीतारमण जो है प्रथम रैंक पर आई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो, तो अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो 213 आर्टिकल 213 के तहत किसी भी राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 11 कहता है निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई। तो देखिए कौन सी पुस्तक जो है सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई। तो देखिए इसमें से केवल द गोल्डन बर्ड ही ऐसी पुस्तक है जो सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी ये भी लिखी गई, ये भी। तो ये किसने लिखी। तो ये लिखी है ग्रीम ब्रदर्स ने। कौन। ग्रीम ब्रदर्स ने लिखा है द गोल्डन बर्ड पुस्तक, ग्रीम ब्रदर्स ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो देखिए मिश्रित खेती की कौन सी एक प्रमुख विशेषता है। तो देखिए सी जो है या प्रमुख मिश्रित खेती की पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना जो है वह मिश्रित खेती की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है, या फिर मेन कह लीजिए, मुख्य कह लीजिए। ये तो सभी खेती ही करने की, इसमें भी खेती, दो या दो से अधिक फसलों, ये भी खेती है। दो मतलब कि दो अलग अलग चीज हो, जिसे इसमें पशुपालन के साथ फसल उत्पादन भी किया जा रहा है, एक साथ दोनों कार्य किए जा रहे हैं, यह है मिश्रित खेती। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित है। 13 नंबर प्रश्न है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश में है जो ये
बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए यह मध्य प्रदेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह मध्य प्रदेश में प्रकाशित हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो प्रश्न नंबर 14 क्या उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है कि तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की? कौन? तुलु। तुलु के राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की गई। किसके? वीर नरसिंह द्वारा की गई। तो वीर नरसिंह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? यह बहुत ही गजब प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर बाई मिस्टेक एक ये हो गया कि ए और सी जो है उत्तर छूट गए हैं। सी और डी जो है विकल्प छूट गए हैं, जो कि इसका सी सही जवाब था, जिसमें सी विकल्प था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हम लिखवाए दे रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए मोहम्मद बिन कासिम जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 17 क्या कहता है? प्रश्न 17 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है तो योग वेद जो है वह उपवेद नहीं है। योग वेद जो है वह उपवेद नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है भाई साहब? प्रश्न नंबर 18 कहता है 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 व 24-63वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया? तो देखिए भाई साहब, इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भाई साहब जो भूमध्य रेखा है वो किस निम्नलिखित में से किन एक देशों में से, यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? प्रश्न नंबर 19 का कहना यह है। तो देखिए कोलंबिया, किसमें कोलंबिया और केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब जो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? 20 हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? हेमिस प्रश्न नंबर 20 कहता है हेमिस गुप्पा मठ नामक मठ कहाँ है? लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। और रहा हेमिस उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव है यह भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस उत्सव भी लद्दाख में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है भाई साहब कि 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई? तो देखिए इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से स्वर्ण पदक जीत कर लाए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न 22 क्या कहता है? तो भाई साहब प्रश्न नंबर 22 कहता है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
तो भाई साहब जो 22 नंबर प्रश्न कहता है कि काजू का परिचय भारत में किसने सर्वप्रथम कराया? भाई साहब पुर्तगालियों ने करवाया। कौन? पुर्तगाली भाई साहब आए थे। ये व्यापार करने से उद्देश्य आए थे, जबकि ये शासन करने से भी उद्देश्य से आए थे। बाकी सभी डच, फ्रांसीसी और ये पुर्तगाली, ये सभी व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, जबकि और कुछ लूटपाट करने के उद्देश्य से, जबकि ये शासन करने के उद्देश्य से आए थे, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज। तो प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है भाई साहब, देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और इसके लिए जेल भी गए हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी गिरी, यानी वेंकट रमन वेंकट गिरी। पूरा नाम याद नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है। वीवी गिरी, वीवी गिरी इस प्रश्न का सही जवाब है। यह जो है डालिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे तब, तो देखिए इनका कहानी बता रहे हैं। जब ये डालिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड गए थे, तब वे वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिन फीन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में वीवी गिरी चौथे राष्ट्रपति बन गए। कौन से? चौथे राष्ट्रपति बन गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 24 कहता है कि भाई साहब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? या कौन नहीं जानता? 5 जून को। कौन? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संघ ने स्टॉकहोम, स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विश्व के 114 देशों के ने भाग लिया और पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत मान या इसी सम्मेलन से आज तक वर्ष के प्रत्येक वर्ष के 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कब स्टार्ट हुआ? 1972 में सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाई और पर्यावरण की समस्या के बारे में गंभीर विषय किया, और उस दिन से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न यह है कि दिसंबर 2021 में भारत की अमृत सांस्कृतिक विरासत में किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इससे है कोलकाता की दुर्गा पूजा। इस प्रश्न का सही जवाब है कोलकाता की दुर्गा पूजा को। 25 नंबर प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए 23-24 प्रश्न रिपीट हो गए हैं फिर से। 25 नंबर प्रश्न हो गया है। 26 नंबर प्रश्न में आते हैं। 26 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में भाई साहब कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? भाई साहब ये 26 नंबर प्रश्न में जो है 15 महिलाएं थी। कौन? 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी भाई साहब। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 15। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में शेर सफारी भैया इटावा जिले में स्थित है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। और लखनऊ में घंटाघर, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। नोएडा में सिक्का बनते हैं उत्तर प्रदेश के जिले में। कहाँ? नोएडा। नोएडा में भैया सिक्का बनते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ही डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सिक्का बनता है, वो है नोएडा। और लखनऊ में घंटाघर प्रसिद्ध, मलिहाबाद या फिर आमों का नगर, और कन्नौज को कहा जाता है पूरब की घास, इत्र नगरी आदि, ये सब कन्नौज के नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। भाई साहब 28 नंबर प्रश्न है प्रसिद्ध चरकुला नृत्य। तो देखिए सीधा सा कहने का मतलब है चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश से
कहाँ से संबंधित है, किस भूमि से संबंधित है भाई साहब? तो चरकुला नृत्य जो है वह भाई ब्रज भूमि से संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। और भी तुमको हम जानकारी दे देते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए, इस नृत्य में स्त्री या पुरुष स्त्री वेश धारण कर सिर पर मिट्टी के साथ घड़े तथा उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर और अनवरत रूप से नृत्य करते हैं, यानी लगातार रूप से नृत्य यानी नाचते घूमते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? प्रश्न नंबर जो है 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्रक है? तो भाई साहब प्राथमिक क्षेत्रक है आपको बताना है। तो भाई साहब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले तो कृषि ही आता है, जो कि ऑप्शन ए में ही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कृषि जीडीपी में कुल 16% तथा कुल निर्यात में 10% भागीदार है। अर्थव्यवस्था, कृषि को अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? कृषि को जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, या फिर रीढ़ कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 आप सभी के सामने है कि प्रश्न नंबर 30 कहता है भाई साहब 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? तो भाई साहब ये जो है वियतनाम का था। वियतनाम पर जो है प्रतिनिधि मंडल भारत की यात्रा पर कहाँ से आया? वियतनाम से आया, जो कि ऑप्शन सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी कि वियतनाम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 31 कहता है आयात निर्यात यानी कि एग्जिम जिसे कहते हैं बैंक स्थापित हुआ। आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ। आयात निर्यात या फिर एग्जिम बैंक स्थापित हुआ कब? आपको यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1982 में। 1982 में एग्जिम बैंक स्थापित हुआ, यानी कि इसका स्थापना किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, क्या कहता है देखते हैं 32 नंबर प्रश्न में। तो देखिए 32 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है? 32 नंबर प्रश्न में 32 नंबर प्रश्न में कहता है प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। कौन? कमलजीत संधू ने भी भैया एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था, सर्वप्रथम ऐसी महिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 33 नंबर प्रश्न क्या है? 33 नंबर प्रश्न है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? भाई साहब यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? सार्क की पहली बैठक जो भैया हुई ढाका बांग्लादेश में हुई। ढाका बांग्लादेश में हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम, तो देखिए सार्क की पहली बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। और सार्क की स्थापना भैया कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना हुई 1985 में। 1985 में। कब? यार ये क्या हो रहा है, 1985 में इनकी स्थापना हुई। और ये बांग्लादेश में पहली इसकी बैठक हुई ढाका बांग्लादेश में कब? 1977 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 34 भैया आप सभी के सामने है। ये कहता है कि 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था यानी नासा, जिसका नाम है कि एक विज्ञप्ति के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? तो भाई साहब इसका सही जवाब हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब। 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पार्कर सोलर प्रोब हो जाएगा। तो देखिए 14 दिसंबर ये हुआ। तो नासा का जो कब लॉन्च किया गया था? 12 अगस्त 2018 में।
प्रोब को सूरज का अध्ययन करने के लिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने भेजा था। इससे उद्देश्य उद्देश्य सूर्य और पृथ्वी के मध्य सिस्टम के अलग अलग पहलुओं को समझने की जुड़ी जानकारी इकट्ठा करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 35 क्या कहता है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 भैया कहता है, प्रश्न नंबर 35 कहता है 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली का उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धियां सुनिश्चित करना था। तो भाई साहब छावनी, कहाँ? छावनी के लोगों को, भाई साहब छावनी के लोगों को जो था वो पीने का पानी जो था करना था। ये क्या हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? सी, अब देखिए हो जाएगा सब। सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। छावनी क्षेत्र के लोगों को भैया शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना किसका 2021 में राजनाथ सिंह द्वारा जल आपूर्ति का शुभारंभ किया गया। तो प्रश्न नंबर 35 हो गया। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है भैया, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई भैया? लौह और रक्त नीति यानी जिसे भैया क्या कहा जाता है? कठोर नीति भी कहा जाता है। बलबन के द्वारा अपनाई गई, बलबन के द्वारा अपनाई गई। भाई साहब बलबन कौन था? बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। बलबन विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए नीति अपनाई थी। कब? विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है? भाई साहब प्रश्न नंबर 37 आप सभी के सामने है कि टीपू सुल्तान भाई साहब कहाँ का शासक था। यह भी प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया। तो यह कौन नहीं जानता है, जो टीपू सुल्तान है वह मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का शासक था। प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? प्रश्न का 52वां संशोधन दल बदल से संबंधित है। इससे दल बदल से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है कि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो सर्वप्रथम देख पाए। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।